डियर स्टूडेंट्स, मैं विष्णुप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में आज हम टॉपिक ले रहे हैं भारत में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। भारत में कृषि आर्थिक जीवन का आधार है, रोजगार का प्रमुख स्रोत है और विदेशी मुद्रा अर्जन का भी प्रमुख साधन है। इसके साथ ही यह भारतीय किसान के जीवन यापन का भी एक प्रमुख तरीका है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का लगभग 15 से 18% भाग हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा यह व्यापार, उद्योग और यातायात की जीवनदाता जननी है और इसका महत्व हम पिछले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। भारत में जलवायु की विविधता है, मिट्टियों की विभिन्नता और भूमि की बनावट आदि कारणों से कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। भारत में हम कृषि फसलों का वर्गीकरण दो आधार पर कर सकते हैं, एक ऋतुओं के आधार पर और दूसरा फसल के स्वरूप के आधार पर। पहला हम लेते हैं ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलें हैं। पहला है रबी की फसलें, जिनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। रबी की फसलें वे फसलें होती हैं जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इनमें हम गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि को लेते हैं। फिर है खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स। ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। इनमें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, मूंगफली आदि आती हैं। तीसरी तरह की फसलें हैं ग्रीष्मकालीन फसलें, जिनको समर क्रॉप्स कहा जाता है। ये फसलें मार्च से जुलाई के मध्य पैदा की जाती हैं और इनमें तरबूज, खरबूजे, ककड़ी, पशु चारा आदि आता है। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वह है फसल के स्वरूप के आधार पर। फसल के स्वरूप के आधार पर हम फसलों को 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है खाद्यान्न फसलें, जिनको हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। इनमें गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ तथा दालें आती हैं। व्यापारिक फसलें दूसरा, कॉमर्शियल क्रॉप्स। इसमें हम कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू आदि को लेते हैं। तीसरा है पौधे वाली फसलें, प्लांटेशन क्रॉप्स। इसमें हम चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबर, इलायची आदि को लेते हैं। चौथा वर्गीकरण है बागानी फसलें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में प्याज, आलू, फल, सब्जियां आदि को लेते हैं। और अंतिम है चारे की फसलें, फोडर क्रॉप्स, जिसमें विभिन्न प्रकार की घास, रिजका एवं चारा आदि को शामिल किया जाता है। अब हम लेते हैं फसलों के स्वरूप तथा ढांचे का अर्थ। मीनिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। देश के विभिन्न भागों में बोए जाने वाली फसलों के प्रकार और उनके अंतर्गत बोए जाने वाला क्षेत्र क्रॉपिंग पैटर्न के रूप में जाना जाता है। अन्य शब्दों में हम कहें कि देश की कृषि योग्य भूमि में कौन कौन सी फसलें उसके कितने कितने भाग में बोई जाती है, तो यह हमें फसलों के स्वरूप या ढांचे से पता चलता है। एक विकासशील देश में फसलों का स्वरूप उस देश की आवश्यकताओं
तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना ठीक रहता है। वैसे तो देश में फसलों का ढांचा बहुत कुछ देश की भौगोलिक परिस्थितियों जैसे कि मिट्टी की बनावट, धरातल, जलवायु, वर्षा आदि पर निर्भर करता है, किंतु इस पर आर्थिक घटकों, तकनीकी परिवर्तनों, राजनीतिक निर्णयों और सामाजिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। भारत में, चूंकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ की विविधता को देखते हुए भारत में हम फसलों को मोटे रूप में 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला खाद्यान्न फसलें, फूड ग्रेन क्रॉप्स। इस श्रेणी के अंतर्गत हम चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का की फसलों के साथ ही चना, उड़द, मूंग, अरहर आदि दालों का समावेश करते हैं। जहां 1950-51 में सभी प्रकार की खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत खरीफ तथा रबी का कुल क्षेत्रफल 973 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 1990-91 में 1278 लाख हेक्टेयर तथा 1913-14 में यह 1260 हेक्टेयर रहा। इसी प्रकार जहां 1950-51 में कुल उत्पादन 508 लाख टन रहा, वहीं यह 90-91 में बढ़कर 1734 और 13-14 में यह 2648 लाख टन रहा और उसके बाद 14-15 में 2571 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया। खाद्यान्न फसलों में भी अगर हम चावल और गेहूं की फसलों को देखें तो उसका प्रमुख स्थान है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 75% भाग आता है। ये हमने एक टेबल बनाई है जिसके अंतर्गत भारत में विभिन्न फसलों का ढांचे को बताया गया है और इसमें हमने ये फसलें ली है, खाद्यान्न फसलें, फिर सभी प्रकार की दालें, फिर अखाद्यान्न व्यापारिक फसलें और उसके बाद बागानी फसलें, और इसमें हमने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है कितनी कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, कितने क्षेत्र में बोई जाती है तथा उनका कितना उत्पादन होता है, उसको इस टेबल में हमने लिया है। अब हम दूसरी जो गैर खाद्यान्न फसलें हैं उनको लेते हैं, जिनको हम गैर खाद्यान्न या व्यापारिक फसलें भी कहते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स। इन फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, तिलहन, तिलहनों में मूंगफली, राई, सरसों और अन्य में हम कहें तो ये चाय, कहवा, तंबाकू, मसाला आदि फसलों का समावेश करते हैं। इन फसलों के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि का करीब 25% भाग आ जाता है। तालिका में अगर हम देखें तो जहां 1950-51 के दौरान इन फसलों के अंतर्गत कुल 190 लाख हेक्टेयर था, वहां इन फसलों के अंतर्गत 2006-07 में 261 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल था और कुल उत्पादन में इन फसलों का 36% भाग था। इसको हमने अलग अलग इसमें शो किया है। तिलहन 1950-51 में 107 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया और इसका उत्पादन 52 लाख टन हुआ, जबकि 2013-14 में यह क्षेत्र 107 हेक्टेयर से बढ़कर 285 हो गया और उत्पादन 52 लाख टन से बढ़कर 329 लाख टन हो गया। इसी तरह गन्ना जो 1950-51 में 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया था, वह 2013-14 में इसका क्षेत्रफल बढ़कर 50 लाख हेक्टेयर हो गया और उत्पादन 571 लाख टन से बढ़कर 3500 लाख टन हो गया। इसी तरह से
कपास का उत्पादन 50-51 में 59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया, जबकि 2013-14 में यह क्षेत्र बढ़कर 117 लाख हेक्टेयर हो गया। और 50-51 में जहां कपास की 30 लाख गांठें उत्पादित हुई, वो बढ़कर 13-14 में 367 लाख गांठें हुआ। इसी तरह जूट मेस्टा का उत्पादन 6 लाख जूट मेस्टा जो है 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई थी, और वह क्षेत्रफल बढ़कर 1913-14 में 9 लाख हेक्टेयर हो गया, और उत्पादन 33 लाख गांठों से बढ़कर 116 लाख गांठें हो गया। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि 50-51 की तुलना में 2013-14 में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है, तथा साथ ही जितने क्षेत्र में जो फसल बोई गई है उस क्षेत्रफल में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। अब हम तीसरा लेते हैं अन्य फसलें। अन्य फसलों में इसके अंतर्गत हम सभी गौण फसलों को शामिल करते हैं, जो मुख्य उपज के साथ साथ गौण उपज के रूप में स्वतः उत्पादित हो जाती है, और इन गौण फसलों का कुल कृषि उत्पादन में लगभग 8% हिस्सा रहता है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि बागानी जो फसलें हैं वह 50-51 में 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई थी। उत्पादन 30 लाख टन हुआ, जबकि 2013-14 में यह 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई और उत्पादन 23 लाख टन के लगभग हुआ। अगर हम तालिका को देखें तो हमें यह पता चलता है कि भारत में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, और कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 72.5% भाग में खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं, जबकि गैर खाद्यान्न फसलों में जो है कृषि योग्य भूमि का 28% भाग ही है। इसी तरह से खाद्यान्न फसलों में भी अगर हम और विश्लेषण करें तो प्रमुख रूप से चावल और गेहूं की फसलों की प्रधानता है, और 1950-51 के मुकाबले पिछले 65 वर्षों में हम देखते हैं कि इनके उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसी तरह से मौसमी फसलें रबी एवं खरीफ भारत में मानसूनी जलवायु होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में ये फसलें होती हैं। भारत में फसलों के स्वरूप में भी परिवर्तन का दौर एक तरह से चल रहा है। 1904-05 में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र कुल कृषित क्षेत्र का लगभग 83.3% था, वह घटकर अब 72.5% के लगभग रह गया, जबकि व्यापारिक फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र 16.7% से बढ़कर 27.5% के लगभग बढ़ गया है। तो यह जो है वो वृद्धि को दर्शाता है। कृषिगत फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि सभी में जो है कमोबेश वृद्धि हो रही है, और यह हमारे फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी को शो करता है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।